गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करते हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। इसमें अपना टॉपिक रहेगा, चैप्टर का नाम है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। आज अपन अध्ययन करेंगे प्रस्ताव का अर्थ, परिभाषा, विशेषता या लक्षण या प्रस्तावों के प्रकार। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं प्रस्ताव के संबंध में। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 उपधारा ए के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सम्मति उस कार्य को करने या न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव किया है। अर्थात धारा 2 उपधारा ए के अंतर्गत प्रस्ताव को बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट किया है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि प्रस्ताव एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा को प्रकट करना होता है। इस इच्छा को प्रकट करने का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करना तथा ठहराव करना होता है। इसमें जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है उसे प्रस्तावक कहा जाता है तथा जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है वह प्रस्ताव ग्रहीता कहलाता है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद प्रस्तावक को वचनदाता तथा प्रस्ताव स्वीकार करने वाले को वचन ग्रहीता कहा जाता है। जैसे ए ने ए बी से कहता है कि मैं तुम्हारा 9 लाख हार 9 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, क्या आप बेचेंगे? यहाँ पर ए अपनी इच्छा बी के समक्ष इस उद्देश्य से प्रकट कर रहा है कि वह उसकी शर्तों के अनुसार अर्थात 9 लाख रुपए 9 लाख हार उसे बेचने की हाँ भर दे। अतः ए द्वारा बी को किया गया प्रस्ताव है। इसमें ए प्रस्तावक तथा बी प्रस्ताव ग्रहीता कहा जाएगा। यदि ए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है अर्थात बेचने के लिए हाँ कर देता है तो 9 लाख हार बेचने का ठहराव हो जाएगा और ए वचनदाता और बी वचन ग्रहीता कहलाएगा। तो ये प्रस्ताव का सरल से सरल शब्दों में अर्थ अपन ने स्पष्ट कर लिया। इसके बाद अपन इसकी विशेषताएं स्पष्ट कर सकते हैं या प्रस्ताव के लक्षण स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला लक्षण होगा कम से कम 2 पक्षकारों का होना। प्रस्ताव करने के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। अर्थात कम से कम 2 पक्षकार और इससे अधिक भी पक्षकार हो सकते हैं। एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से प्रस्तावक नहीं बन सकता अर्थात वह स्वयं अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता है। अतः एक प्रस्ताव में एक प्रस्ताव करने वाला अर्थात प्रस्तावक होता है और दूसरा व्यक्ति वह होता है जिसके सामने प्रस्ताव किया जाता है। दूसरी विशेषता, किसी कार्य को करने या न करने के लिए। प्रस्ताव की यह विशेषता यह बतलाती है कि किसी कार्य को करने का प्रस्ताव हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रस्ताव किसी कार्य से विरत रहने का हो सकता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रस्ताव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तीसरी विशेषता, दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करना।
प्रस्ताव तभी वैध माना जाता है जबकि प्रस्ताव रखने का उद्देश्य प्रस्ताव की उस व्यक्ति से स्वीकृति प्राप्त करना हो जिसके सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है। यदि वह प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव का उद्देश्य नहीं है तो ये प्रस्ताव नहीं कहलाता है। वह प्रस्ताव की इच्छा का या प्रस्ताव का निमंत्रण हो सकता है जिसे प्रस्ताव से भिन्न माना जाता है। चौथी विशेषता है वैधानिक संबंध स्थापित करना। प्रस्ताव तभी वैध होता है जबकि प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से या उस भावना से किया जाता हो। पांचवी एवं अंतिम विशेषता है प्रस्ताव का संवहन होना। प्रस्ताव किया हुआ तभी माना जाता है जबकि उसका संवहन हो गया हो। प्रस्ताव के संवहन का तात्पर्य प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को होने से है जिसको प्रस्ताव किया गया है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव किया गया है उसको यह बात जानकारी में होनी चाहिए कि मेरे को प्रस्ताव किया गया है। अगर उसको जानकारी नहीं है तो यह प्रस्ताव नहीं कहलाता है। तो ये 5 विशेषताएं हुई। उसके बाद अगला इसमें अपन अध्ययन करते हैं प्रस्तावों के प्रकार, अर्थात प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं। प्रस्तावों के प्रकार निम्न 3 आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इसमें ए प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर, बी प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर एवं सी या थर्ड प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। तो ये 3 आधार हैं प्रस्तावों को वर्गीकृत करने के। उनके आधार पर अपन सब टाइप्स प्रपोजल के अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले लेते हैं प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण या प्रकार। प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर प्रस्तावों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला स्पष्ट प्रभाव प्रस्ताव। पहला स्पष्ट प्रस्ताव। जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में किया जाता है तो वह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। जैसे संता बंता को अपना 9 लखा हार 9 लाख रुपए में बेचने का लिखित या मौखिक प्रस्ताव करता है तो यह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। दूसरा गर्भित प्रस्ताव। शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। गर्भित प्रस्ताव का ज्ञान पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से या मामले की परिस्थिति से किया जा सकता है। जैसे संता सड़क पर जा रही टैक्सी को हाथ से संकेत करके रोकता है और उसे हवा महल की ओर चलने के लिए कहता है। संता का यह गर्भित प्रस्ताव है कि वह उसे उचित किराया चुकाएगा। अर्थात संता ने टैक्सी को हाथ दे के रोका और अमुक स्थान पर जाने के लिए कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने वहाँ जाने के लिए प्रस्ताव किया है, उस गंतव्य स्थान पर जाने के लिए प्रस्ताव किया है, और जब वह गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएगा तो वह उचित किराया उस टैक्सी वाले को देगा। तो यह गर्भित प्रस्ताव की कैटेगरी में की श्रेणी में माना जाता है। प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर। प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर प्रस्ताव 2 प्रकार का हो सकता है, विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य या साधारण प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव किसे कहते हैं? जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति विशेष द्वारा दी जा सकती है
जिसको वह प्रस्ताव किया गया है। दूसरा, सामान्य या साधारण प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव जन सामान्य या जनता के किसी वर्ग को किया गया प्रस्ताव कहलाता है। ऐसा प्रस्ताव समस्त संसार या संसार के किसी एक भाग की जनता को किए जाने का प्रस्ताव है। अतः सामान्य प्रस्ताव को संसार का कोई भी व्यक्ति या जनता के विशिष्ट वर्ग का कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति की सामान्यतः पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके भी स्वीकृति दे सकता है। प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। तीसरा, प्रस्तावों का प्रकार होता है प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। तो प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर प्रस्ताव को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रति प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार के समान शर्तों सहित प्रस्ताव एक ही समय पर करते हैं तो ऐसे प्रस्तावों को प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र एवं एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसे प्रस्ताव किसी ठहराव को जन्म नहीं देते हैं, यद्यपि दोनों व्यक्ति समान कार्यों को समान शर्तों पर करना चाहते हैं। प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर दूसरा प्रस्ताव है स्थानापन्न प्रस्ताव, काउंटर ऑफर। कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य के संबंध में प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है, तो ऐसी स्वीकृति नहीं कही जा सकती है, उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर होती है तो उस तथाकथित स्वीकृति को स्वीकृति नहीं बल्कि स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। तीसरा प्रकार है इसका स्थायी प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफर। स्थायी प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो किसी एक विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किया जा सकता है। इसे ही चालू प्रस्ताव भी कहते हैं। इसी अध्याय में इसे और विस्तृत रूप में समझाया गया है। धन्यवाद।